एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका हम स्वागत करते हैं एडुशून्य के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म में। आज हम क्लास 9 के सेकंड चैप्टर, जो कि हमारी ये बुक है एक्सप्लोरेशन, इसके हम सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर तो मैंने आपको पढ़ा दिया था, जो आपका एक्सप्लोरिंग सेकेंडरी साइंस वाला था, एक्सप्लोरेशन एंटायर वर्ल्ड द सेकेंडरी साइंस वाला चैप्टर, जो आपका फर्स्ट चैप्टर, उसको मैंने 2 लेक्चर में कंप्लीट किया है। ठीक है, उसके बाद हम आज सेकेंड लेक्चर है जिसका नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, या फिर आपकी बायोलॉजी यहाँ से स्टार्ट हो गई है। और हम ऐसे ही आपके इसी चैप्टर के लगभग 5-6 लेक्चर चले जाएंगे हमारे, और इसके बाद हम अपना टिश्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और लेक्चर को पूरा जरूर कंप्लीट करना। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, बायोलॉजी को पढ़ने से पहले आप सबसे पहले शर्म करना छोड़ दो कि दैट आप जो नेगेटिव थिंकिंग लाते हैं इसके खिलाफ, तो उस चीज़ को सबको छोड़ दो। तभी आप बायोलॉजी को समझ पाएंगे, तभी आप बायोलॉजी को पढ़ पाएंगे, समझे। तो आज हम जो हमारी बेसिक यूनिट है, जो सेल है, उस सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल का जो हमारा इंट्रोडक्शन है, उस पूरे इंट्रोडक्शन को आज हम अपनी सेल को पहचानेंगे। व्हाट इज अ सेल, क्यों कहते हैं हम सेल को एक लाइफ का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, अपनी ज़िंदगी का, यानी कि अपनी जो बायोलॉजिकल करिकुलम है उसका हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहते हैं, जैसे सेल ही से सब कुछ बना है, उसको हम कहते हैं। तो उस चीज़ के बारे में आज हम पूरा पढ़ने वाले हैं। देखो, आपके जो मैंने नोट्स वगैरह थे वो तो सब मेरे टेलीग्राम चैनल में डल चुके हैं एडुशून्य के। उसका टेलीग्राम चैनल का QR भी मैं लास्ट में दे दूंगा आपको, और अबाउट सेक्शन से आप टेलीग्राम चैनल जाकर 9th के क्या कहते हैं कि इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा व्हाट्सअप चैनल एंड इंस्टाग्राम को जरूर ही ज्वाइन करें, उसमें आपको लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह सब कुछ मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इसी दौर में अपने लेक्चर को। ठीक है, देखो, ये हमारी एक्सप्लोरेशन बुक है, उसका ये चैप्टर मैंने कुछ लाया हूँ। तो हमारे जो पहला चैप्टर था हमने कंप्लीट कर लिया है। पहले चैप्टर को बहुत ही बेसिक तरीके से हमने आपको कंप्लीट करा दिया है, और ऐसे ही आपके पूरे के पूरे क्या बोलते हैं, पूरी एक्सप्लोरेशन बुक के चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा लेक्चर वाइज, और साथ साथ नोट्स मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल 0 रुपये में। कैसे 0 रुपये में, फ्री। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी क्लास में आज अभी हमारा क्या है, सेकंड चैप्टर हमें स्टार्ट कर रहे हैं, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अभी हम सेकंड अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये हमारी बुक का पहले कुछ ऐसा इंटरफेस है हमारे चैप्टर का, सेल। और हमारी NCERT प्यारी सी, क्योंकि जो NCERT बनाई गई बहुत ही बढ़िया NCERT बनाई गई है, जो NCERT बनाई गई। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने इस चैप्टर को। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आप लोग ये समझिए क्या चीज़, कि चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आप लोग क्या समझें। सबसे पहले समझें कि लाइफ बनी कैसे, आखिर ये इंसान आखिर बने कैसे, यानी लाइफ का बिगिन हुआ कैसे, उस चीज़ को समझो। ये कहानी है उस दौर की। किस दौर की? ये कहानी है उस दौर की जब हमारा जो पृथ्वी है वो आग का गोला हुआ करता था। हम अपनी पृथ्वी को कभी कभी पहले आग के गोले की जैसा ट्रीट करके बोला करते हैं कि हमारी जो पृथ्वी थी, पहले हमारी जो अर्थ थी, वो जैसे आग का गोला, क्या बोलते कि एक बॉल थी आग की। तो आग की बॉल का मतलब वहाँ पे बहुत सारे, पूरी हमारी जो अर्थ थी इसमें बहुत सारे वॉल्केनो जो हमेशा फूटते रहते थे, हमेशा वॉल्केनो से जो लावा था वो गिरता रहता था। तो पूरा पृथ्वी का जो ओवरऑल टेम्परेचर था, जो अर्थ का ओवरऑल क्या था, टेम्परेचर था, वो गर्म रहता था। तो इस वजह से पृथ्वी में कहीं कहीं जगह पानी जो रहता था वो भी गर्म रहता था। तो साइंटिस्ट लोगों ने जब रिसर्च वगैरह की, तो ये हमारा कंक्लूजन निकाला कि जो लाइफ थी, जो हमारी ज़िंदगी वगैरह लाइफ थी, वो कहाँ से बिगिन हुई, कहाँ से जागृत हुई। दैट इज़ द वाटर। लाइफ सबसे पहले वाटर में हुई। लाइफ सबसे पहले बिगिन कहाँ हुई, वाटर में बनी। ठीक है, उसमें कैसे बनी वाटर में, जब ये बताओ कि अभी के समय अगर आप लोगों से कहा जाए कि आप गर्म पानी में थोड़ा हाथ ही रख लीजिए तो आपके हाथ जल जाएंगे। क्यों? लेकिन गर्म पानी के अंदर उन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने बोला क्या कि जो लाइफ थी वो बिगिन कब हुई, हॉट वाटर में हुई। क्योंकि उस समय का जो अर्थ का एनवायरमेंटल टेम्परेचर था वो बहुत ही गर्म था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्या बोलते कि हमारे वॉल्केनो वगैरह फूटा करते थे। तो कैसे, उस चीज़ को समझो सबसे पहले। तो जो हमारी लाइफ थी, लाइफ हमारी कब बिगिन हुई, द स्टार्टेड स्मॉल वाटर पूल, छोटे से वाटर पूल में जो चेंजिंग इन कंडीशन, कुछ कंडीशंस वगैरह चेंज हुई जिसकी वजह से लाइफ बिगिन हुई।
ठीक है। अब कैसे हुई? हॉट स्प्रिंग, यानी कि गर्मी भरा सीजन। मतलब समझिए आप कि जो लाइफ है वो गर्म पानी में जागृत हुई है, वो गर्म पानी में बनी है लाइफ। जो आप इस तरह लेक्चर पढ़ रहे हैं, ये सब टेक्नोलॉजी वगैरह, ये इंसान, ह्यूमन, एनिमल, ये लॉट अबाउट सब चीज़ें उस गर्म पानी से ही जागृत हुई, ऐसा समझो आप। क्योंकि जो हमारी रिसर्च वगैरह हुई है, उन्होंने बोला है कि जो पानी था वो एक्सट्रीम टेम्परेचर, मतलब कि क्या, मतलब कि जो पानी का टेम्परेचर था वो तो ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए क्योंकि जो सारे के सारे वॉल्केनो वगैरह थे वो फूटते गए और पृथ्वी का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ गया था, और एनवायरनमेंट भी वहाँ का बहुत ही गर्म था। तो एनवायरनमेंट, हॉट एनवायरनमेंट, एक्सट्रीम टेम्परेचर, हॉट एनवायरनमेंट। तो ऐसा हमें कब, यहाँ पर कैसे पता चला? हम थोड़ा उतने समय थे वहाँ पे कि लाइफ वहाँ पे बिगिन हुई होगी, तो हमें कैसे पता? तो एक पुग्गा वैली नाम की जगह है लद्दाख में, वहाँ से पता किया लोग, साइंटिस्ट या हमारे साइंटिस्ट वगैरह थे, ऐसा समझो आप। अब किसने पता किया उसका भी आगे अभी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप ये सुनो। लद्दाख आप लोग घूमने गए होंगे, कई लोग लद्दाख घूमने गए होंगे, तो वहाँ पे एक जगह है पुग्गा वैली नाम की। तो पुग्गा वैली में क्या हुआ? वाटर इज नियर बॉइलिंग इवन इज कोल्ड क्लाइमेट्स, मतलब कि लद्दाख जैसी जगह ठंड वाली जगह है यहाँ की, वहाँ पे हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़। तो वहाँ पे एक ऐसी जगह है जो पुग्गा वैली जिसको हम बोलते हैं, वहाँ का पानी बहुत ही गर्म, मतलब उबलता है वहाँ का पानी। कैसे उबलता है वहाँ का पानी? तो यही चीज़ है, तो वही चीज़ को साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि दिस वेज सिमिलर टू अर्ली अर्थ 3 बिलियन ईयर एगो, यानी कि 3 बिलियन ईयर पहले ऐसा ही हुआ होगा कुछ। क्योंकि जब वहाँ पे गर्म पानी, जो पुग्गा वैली है वहाँ पे गर्म पानी, वहाँ पे जब उन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च वगैरह की, तो उसके अंदर भी एक जीव पाया गया, दैट इज ए थर्मोफिल्स। कहाँ पे? वो जो पुग्गा वैली नाम की। तो उन्होंने इसी चीज़ से आइडिया लगाया अपने पिछले ईयर में, मतलब कि पिछले 3.5 बिलियन ईयर एगो सोचा पहले कि हाँ ऐसे ही लाइफ बिगिन हुई होगी। तो कितना अच्छा सोचा। अब देखो थर्मोफाइल्स क्या, हीट लविंग। थर्मोफाइल्स क्या होता है? थर्मो का मतलब हीट, तो थर्मोफाइल्स दैट इज अ हीट लविंग। और फाइल का मतलब पता है आपको? फाइल का मतलब होता है, फाइल का मतलब क्या होता है? फाइल का मतलब होता है लविंग। क्या होता है फाइल का मतलब? फाइल का मतलब होता है लविंग। ओके एक मिनट बच्चा, ठीक है। देखो फाइल का मतलब क्या होता है? लविंग। तो थर्मोफाइल, हीट यानी कि गर्माहट से प्यार। तो उस जो हमारा जीवाणु है उसका नाम ही ऐसा रखा गया है, गर्माहट से प्यार। तो थर्मोफाइल्स। तो उन्होंने पुग्गा वैली में देखा, कि जो बॉइलिंग ऑफ वाटर है उसमें छोटे छोटे जीव पनप रहे हैं, दैट इज अ थर्मोफाइल के जीव। तो वो कैसे इतनी एक्सट्रीम हीट में उबलते हुए पानी में रह पा रहे हैं? हमारा 3.5 बिलियन ईयर एगो ऐसा ही वाटर था, ऐसा ही पानी उबल रहा था, एक्सट्रीम हीट था, एनवायरमेंटल भी बहुत गर्म था। तो ऐसे ही इसी नाम का कोई जीव उस समय से ह्यूमन लाइफ को बिगिन किया है, उसी समय से लाइफ बनी है, समझे? अच्छा लाइफ बनी। अब इसके आगे इस थर्मोफाइल का आखिर रोल क्या था? तो मैंने थर्मोफाइल का बताया कि जो थर्मो है दैट इज अ हीट, और फाइल्स का मतलब होता है लव। तो हीट से जिसको लव हो, हीट से जिसको प्यार हो, दैट इज थर्मोफाइल, वो थर्मोफाइल होता है। तो ये डिस्कवरी किसने की? यानी पुग्गा वैली जाके ये डिस्कवरी आखिर किसने की? हमारे इंडिया में ही बीरबल सैनी इंस्टीट्यूट है जो लखनऊ में है, उन्होंने जाकर ये डिस्कवर्ड बाई किया कि हमारे पुग्गा वैली में ऐसा होता है। तब उन्होंने वो दिमाग लगाया कि हाँ 3.5 बिलियन ईयर एगो ऐसा ही होता होगा। अच्छा, अब उन्होंने बोला है कि वाई इज द इम्पोर्टेंट फॉर सेल। ये सेल के लिए क्या इंपॉर्टेंस बताता है? अरे हम थर्मोफाइल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इस सेल से इसका क्या मतलब है? अब आप ये भी सोच रहे होंगे आप हमको थर्मोफाइल्स क्यों पढ़ा रहे हैं, हमारा चैप्टर तो सेल है। देखो हर चीज़ पढ़ाने से पहले उसके आगे का कोई ना कोई मतलब होता है, समझे? तो देखो, इट इज़ प्रोटेक्टेड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूलर फॉर हार्मफुल आउटसाइड कंडीशन।
और इट्स हेल्प फॉर्मेशन ऑफ बैरियर। द बैरियर डिफाइन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताता है। द फर्स्ट वॉल ऑफ लाइफ, जिसको हम फर्स्ट वॉल ऑफ लाइफ यानी कि लाइफ की पहली दीवार माना करते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और ऐसे ही समझो आप केमिस्ट्री में अभी आपने पढ़ा नहीं है, अभी आपके जर्नी ऑफ द एटम में आगे चैप्टर्स हैं उसमें पढ़ेंगे, लेकिन आपने एटम के बारे में कभी ना कभी तो पढ़ा होगा, ठीक है। एटम के बारे में कभी ना कभी तो पढ़ा होगा। तो एटम में आप क्या देखते हैं, एक्सप्लोरेशन बुक है, साइंटिफिक थिंकिंग, तो आप सोचते होंगे कि जो हमारी टीचर्स वगैरह वो बोलते हैं कि एक एटम है वो सबसे छोटी चीज़ है, और जो हमारा सेल है, अब आप बोल रहे हैं वो भी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। तो क्या है, क्या एटम ही सेल है या सेल ही एटम है? क्या एटम ही सेल है या फिर सेल ही एटम है? नहीं, एटम और सेल में एक डिफरेंस देखो। जब बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स मिलते हैं तब जाके एक मॉलिक्यूल बनता है। बहुत सारे मतलब कि एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि मॉलिक्यूल के ग्रुप मिलकर एक सेल बनाते हैं। क्या बोला मैंने? बहुत सारे एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स मिलकर एक सेल बनाते हैं। तो एटम और सेल में कितना बड़ा डिफरेंस हो गया? एटम्स मिलकर ही सेल बनते हैं। तो एटम क्या हो गया? एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल हो गया, लेकिन जो सेल है वो लाइफ का सबसे छोटा, जो हमारी लाइफ है उसका सबसे छोटा पार्टिकल सेल है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज अ सेल। सेल हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। लेकिन जो सेल बनी है वो एटम से बनी है। हम मैटर के केस में देखें, हम केमिस्ट्री के केस में देखें तो हमारी जो एटम है वो सबसे छोटा है, लेकिन जो बायोलॉजिकल केस में देखेंगे तो हमारा सेल सबसे छोटा है, क्योंकि बायोलॉजी में हम अपनी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, समझे। तो फॉर्म अ सिंगल सेल लाइफ ब्रांच आउट, क्रिएट हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लाइक ट्री एंड ह्यूमंस। यानी कि सेल से मिलकर भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, उसको मैं अभी आगे देखो डिस्कस करता हूँ। सेल से मिलकर बनने वाली भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको भी अब देखो आगे डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक चीज़ देखो, उससे पहले आप ये देखो कि जो आपकी एनसीईआरटी में लगा हुआ है, ये आपकी एनसीईआरटी में लगा हुआ है, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी में लगा हुआ क्या कह रहा है वो मैं बताता हूँ। देखो, विजुअल स्केल हाउ टू सेल, यानी कि सेल की जो स्टेज है वो कहाँ पर है। सेल की स्टेज यानी कि सेल कहाँ विद्यमान है इन दूसरी जगह में। जैसे कि हमें बोला जाए कि हम नॉर्मली अभी हम देखें, तुम आसपास तुम अभी पढ़ रहे होगे तो तुम अभी आसपास देखो, मेरे पास वो चेयर रखी है, मैं चेयर देख पा रहा हूँ। हाँ, मेरे पास इतनी दूरी पर एक ये पेन है, मैं इस पेन को विजुअल कर पा रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास ये वो पेन बॉक्स रखा है, मैं उस पेन बॉक्स को, मेरा वो डायरी रखी है, मैं उस डायरी को, मेरा वो स्कूल का बैग रखा है, मैं उसको विजुअल कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो जो आसपास की चीज़ है 100 मीटर, मैंने बोला कि मैं अपने घर के छत पे आप खड़े हैं, जैसे आप कहीं 100 मीटर की दूरी पर एक टावर लगा है, टावर को आप देख रहे हैं। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे एक टावर लगा, उसको देख पा रहे हैं आप, या फिर 100 मीटर की दूरी पे कोई और घर है उसको देख रहे हैं। तो डेट इज़ अ ह्यूमन आई, यानी कि एक नॉर्मली आप देख सकते हैं। लेकिन 1 mm आप नॉर्मली देख सकते हैं क्या स्केल वगैरह में आप देखते हैं 1 mm, ये 1 mm है। बट अब 1 माइक्रो mm, 10 माइक्रो mm एंड 1 नैनो mm, 1 नैनो सॉरी बच्चों, माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, 1 mm एंड 10 माइक्रोमीटर एंड 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। आप समझो ये क्या है कि 100 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर। मतलब माइक्रो का मतलब होता है, देखो माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर -6, मतलब उसको माइक्रो बोलते हैं। तो ये जो 100 माइक्रोमीटर और 10 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर है, ये किससे बनता है? ये इसको हम कैसे देख पा सकते हैं? इसको हम नॉर्मली विजुअल आई से हम नहीं देख सकते इसको, तो हमको इसको कैसे देखना पड़ेगा? हमको एक माइक्रोस्कोप लाना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप क्या है? जो छोटी छोटी चीज़ों को देखने में मदद करता है। तो जो हमारा मोस्ट प्लांट हो गए, प्लांट में हम रिसर्च वगैरह करते हैं, एनिमल की सेल हो गई, हम सेल देखते हैं,
अमीबा, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी पढ़ेंगे। हम बोला कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। बट देखो कि सेल कहाँ लाई कर रहा है, जो हमारा सेल है वो कहाँ लाई कर रहा है, सेल वहाँ लाई कर रहा है जहाँ पे हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। तो हम सेल को खुली आंखों से नहीं देख सकते। जैसे कि मैं अभी बोलूँ कि हाँ देखो मेरी यहाँ पे सेल दिख रही है, नहीं ये सेल नहीं है, अभी मुझे यहाँ पे सेल नहीं। अगर मैं इसको मैं माइक्रोस्कोप से देखूँ तो मुझे यहाँ पे सेल दिखेगी, समझे। तो सेल कैसे दिखेगी, माइक्रोस्कोप की सहायता से। और देखो अब हम चले जाएं नैनोमीटर पे। नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9, 10 की पावर -9, 10 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, 0.1 नैनोमीटर, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। तो ये क्या होते हैं, वायरसेस होते हैं और राइबोम और हमारे प्रोटीन होते हैं और लिपिड्स वगैरह होते हैं और स्मॉल मॉलिकुलर, छोटे छोटे मॉलिकुलर। तो उसके बाद आता है हमारा एटम। तो आप देख रहे हैं जो एटम और दैट इज सेल, एटम और सेल कहाँ लाई कर रहे हैं, कितना छोटा, कितना मतलब कितना जूम इन वाला, एक्सट्रीम जूम वाला हमको माइक्रोस्कोप चाहिए होगा एक एटम को देखने पड़ेगा। फिर एटम के अंदर भी इनसाइड में खोज हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन चीज़ों के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाते हैं हम इसके लिए। तो आप समझ रहे होंगे कि एक्सट्रीम जूम के लिए हमें क्या लाना पड़ा, एटम को देखने के लिए हमें एक्सट्रीम जूम वाला एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाना पड़ा। लेकिन 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 सेल वगैरह को देखने के लिए हमें एक लाइट माइक्रोस्कोप लाना पड़ा, जिसको हम नई भाषा में या बोलो या अभी की भाषा में हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दैट इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है मेरे ऊपर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं इसको। लेकिन उससे पहले ये समझो कि ये आपकी एनसीईआरटी का बिल्कुल सेम एज मैंने वहाँ बताया इसको, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। देखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टडिंग सेल, सेल के बारे में इसी से पढ़ा जाता है। तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये वाला, ये हमारा आईपिक होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट आईपिक होता है। और जो नीचे ये लगा, ये ऑब्जेक्ट देखने के लिए यहाँ पे एक लेंस होता है। तो यहाँ पे दो लेंस का यूज होता है, दोनों कॉन्वेक्स लेंस ही होते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों कॉन्वेक्स लेंस होते हैं जो अच्छे से जूम कर पाते हैं। तो एक होता है आईपिक लेंस, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ये स्टेज है ऑब्जेक्टिव स्टेज, ठीक है। वी यूज माइक्रोस्कोप कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस आईपिक, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक होता है हमारा आईपिक, मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट, यानी कि छोटे से छोटे, जैसे हमारी सेल हो गई बहुत ही छोटी। मैं यहाँ से अभी देख रहा, अरे क्या ये सेल है, दैट इज सेल, अभी मुझे नहीं दिख रही है। अगर मैं इसमें माइक्रोस्कोप लगाऊं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप लगाऊं, तो ये मुझे दिख जाएगी, ये सेल है यहाँ पे, ठीक है। ये छोटे 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 सेल है। सेल का जो मतलब कि सेल हमारे ऐसा दिखता है, जब हमारा सेल होता है ये मधुमक्खी के कुछ छत्ते जैसा दिखता है, ऐसा ऐसा कुछ सेल दिखता है हमारा, ठीक है। तो मधुमक्खी के छत्ते जैसा हमारा सेल बना के मिलता है। अब सेल के मेन जो हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसके मेनली 3 फीचर होते हैं। 3 बहुत ही अच्छे फीचर इसके क्या होते हैं कि अच्छा ये रेजोल्यूशन देता है। ये बोलते नहीं मोबाइल्स वगैरह आते हैं तो इसका रेजोल्यूशन इतना है, इसका रेजोल्यूशन इतना है, तो वैसा ही अच्छा सा अच्छा रेजोल्यूशन देता है लेंस की वजह से। और कितना क्लियर बनना, रेजोल्यूशन का मतलब कितना क्लियर बनना। और कॉन्ट्रास्ट, यानी कि एक एक चीज़ के बीच में दो लोगों के बीच में अच्छे से मतलब डिफरेंस बता दे कि हाँ एक सेल ये रखी है, एक सेल ये रखी है, ये डिफरेंस बता दे। उसके अंदर भी दिखा दे कि उसके अंदर और क्या होता है, सेल के अंदर भी हम पढ़ेंगे। लेकिन देखो सोचो अपने मन से, एक इसका कॉन्ट्रास्ट होता है कि मैग्निफिकेशन, कितना ये जूम हो सकता है, इसकी जूम इन पावर, कि मैं एक सेल को देख सकता हूँ। सेल कितना जूम पर मेरे को दिखेगा, 100x, 200x, 300x, कितने जूम पर दिखेगा उसको देखूंगा, ठीक है। तो जो हमारा कंपाउंड लेंस है वो कुछ ऐसा दिखता है जैसा आपको दिख रहा है मेरे ऊपर, और जो उसके बारे में सारी की सारी बातें हैं। आप भाई बोर तो नहीं हो रहे, आप बोर तो नहीं हो रहे भाई, बायोलॉजी क्या है यार, कितना रटना पड़ता है, इसमें कुछ रटना नहीं पड़ता, सब आप सीख जाओगे देखते ही देखते, समझे। तो देखो
देखो अब सेल क्या है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, आप लोग सोचेंगे अरे भैया आप क्या पढ़ा रहे थे अभी तक, अब आया देखो सेल इतने टाइम के बाद, लगभग आपने 20 मिनट में हमारी खराब कर दी। नहीं बेटा, अगर आपको ये सेल समझना है ना तो उससे पहले जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आना चाहिए, आपको वो आना चाहिए, तब जाके आपको ये सेल समझ में आएगा, समझे। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एकदम डेडिकेटली तरीके से पढ़ते जाओ, डेडिकेटली तरीके से पढ़ते जाओ, ठीक है। तो अब देखते हैं हम अपने सेल के बारे में, व्हाट इज सेल, आखिर सेल क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे क्यों रखा है हमारी एनसीईआरटी में सेल को। हम अभी तक वो सेल समझते थे, वो जो हमारा सेल लगता था, हमारा सेल आता था, हम उस सेल को समझ रहे थे। नहीं बेटा, ये सेल आपकी लाइफ का एक छोटा सा स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दैट इज सेल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वही हमारी सेल है। यानी सबसे छोटी चीज लाइफ की, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी चीज क्या है, वो हमारी सेल है। इसको हम सेल बोलते हैं, सेल। द कोर डेफिनेशन उसकी मैंने दी है ये, इट इज बेसिक बिल्डिंग यूनिट। जैसे कि आप घर बनता है, घर की सबसे बेसिक बिल्डिंग यूनिट क्या होती है, एक ईंट। मैं एक पे एक ईंट रख के मैं क्या बनाऊंगा, दीवार बनाऊंगा, ठीक है। और वैसे ही छोटे छोटे सेल आपस में जोड़ के एक ह्यूमन बनाते हैं, या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, कोई भी लिविंग जो जीवित इंसान, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग जैसे होते हैं। तो लिविंग थिंग में कोई भी जीवित इंसान बनाते हैं छोटे छोटे सेल मिलकर। कैसे? छोटे छोटे सेल मिलकर एक बड़ा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अच्छा, ये क्या बात कही आपने। तो बेटा सुनो, मैं बोला सबसे पहले आपको लाइफ की बिगिनिंग, लाइफ कैसे जीवित हुई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा उसके बाद हमने सेल के जो, हम सेल को देखते कैसे हैं, सेल की हमारी स्टेज क्या है उसके बारे में पढ़ा। अब हम सेल को पढ़ रहे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा, अब हम सेल को पढ़ रहे हैं। सेल को देखने के बाद आप अब ये देखो कि सेल को मैंने बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बोला क्यों, कैसे इससे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। आप ये समझो तो हेरिटेज ऑफ लाइफ, मतलब ये मैंने नई स्पेलिंग लगाई है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पद, यानी कि एक क्रम। तो वो देखो कैसे क्रम में ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है सेल की मदद से। क्यों हम सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बोला करते हैं, ठीक है। तो उस चीज को समझो, क्या चीज, उस चीज को समझो। तो सबसे पहले देखो, अ सेल कैन रेप्लिकेट, मतलब छोटे छोटे, जैसे मैंने बोला कि एक गुम्मे का ईंट है, उस ईंट से मैं एक के ऊपर ईंट रख के क्या बना रहा हूँ, मैं दीवार बना रहा हूँ, और फिर 4 दीवार करके मैं एक कमरा बना रहा हूँ, और कमरे से फिर मैं एक बड़ा घर बना रहा हूँ, इसे कमरे करके। वैसे ही छोटे छोटे सेल मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है टिश्यू। तो छोटे छोटे सेल मिलकर क्या बनाते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। जैसे हमारे हार्ट हो गया वगैरह ऑर्गन हो गए, लीवर हो गया, किडनी हो गई, जो सारे के जो ऑर्गन है वो हमारे टिश्यू से मिलकर बनते हैं। तो बहुत सारे नंबर ऑफ सेल मिलकर क्या बनाते हैं, एक टिश्यू। बहुत सारे नंबर ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन। और ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम। जो हमारा सारा ऑर्गन सिस्टम है, जो हमारे फेफड़े आ गए, फेफड़े ऑर्गन सिस्टम हो गया, जिसमें हम खाना पचता है, जैसे हमारे मुंह से लेकर आंतों से लेकर और स्टोमक से लेकर सारी की सारी चीज़ें, वो हमारे क्या है, ऑर्गन से मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना। इसके बाद हमारा ऑर्गेनिज्म, ऐसे ही ऑर्गन सिस्टम से एक हमारा खाना पचाने वाला ऑर्गन सिस्टम हो गया, फिर हमारा सांस लेने वाला ऑर्गन सिस्टम हो गया, बहुत सारे ऐसे ही ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ह्यूमन बॉडी बनी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना। समझ रहे हो कैसे सेल का क्या इंपॉर्टेंस है फॉर आवर लाइफ, सेल का अपनी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस समझ रहे हो। तो सेल के बाद टिश्यू के बाद ऑर्गन के बाद जो ऑर्गन हमारे सिस्टम के बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे सेल से बिल्टअप होता है हमारी लाइफ, ऐसे हमारी सेल से लाइफ बनी है। तो एग्जाम्पल में सही समझो कि सेल ग्रुप ऑफ टुगेदर, मैंने कि दो या दो से नहीं, बहुत सारी सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं। इसके बाद टिश्यू मेक्स एन ऑर्गन, स्टोमक, हार्ट वगैरह। इसके बाद स्टोमक फूड पाइपलाइन इनसाइड, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, और हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स, इट इज
सर्कुलेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो हार्ट ब्लड वेसल्स दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। जो हमारा सर्कुलर होता है खून वगैरह, उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें हमारे स्टोमक और क्या बोलते हैं फूड और इनसाइड्स, जो हमारी सारी की सारी चीज़ें हैं वो आती हैं, जो हमारी जो डाइजेस्ट करती हैं चीज़ों को। ठीक है, अब देखो, अब हमने पढ़ा कि सेल्स का कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। ठीक है, हमने ये क्या पढ़ लिया बेटा, हमने सेल पढ़ लिया कि सेल कैसे बनती है, कैसे बनती है मतलब सेल क्या, कहाँ से इसकी डिस्कवरी हुई और क्यों इसको उससे हमने रिलेट किया थर्मोफाइल से। और अब हम ये देखेंगे कि सेल की आखिर डिस्कवरी की किसने, ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसने हमारी सेल को बताया कि हाँ ये सेल है। तो सबसे पहले जो व्यक्ति आए 1635 में, वो आए 1635 में इनका बॉर्न हुए थे ये, तो वो आए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, उन्होंने एक पाउंड ने उन्होंने एक पेड़ की छाल ली, पेड़ की जो बाहरी छाल होती है उसको लिया इन्होंने। तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर सेल गेव टर्म्स ऑफ सेल, तभी उन्होंने सेल नाम दिया। तो इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया कॉर्क जो मेड ऑफ बार्क ऑफ ट्री, यानी कि जो आपने पेड़ वगैरह देखे होंगे, पेड़ की जो बाहरी छाल होती है उसको उन्होंने मेजर किया और वो ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने देखा कि माइक्रोस्कोप से तो वहाँ पे छोटे छोटे कुछ क्या बोले शेप वगैरह उन्होंने दिखाई दी, शेप ऐसा कुछ शेप दिखाई दिया, दिखाई दिए छोटे छोटे, तभी उन्होंने बोला सेल। तो वो जो शेप थे वो डेड सेल थे, आखिर में वो रियलिटी में डेड सेल थे, क्योंकि जो वो पेड़ था उसकी जो बाहरी छाल, पेड़ की बाहरी छाल डेड सेल होती है, फिर बाहर वो जाके सूख जाती है, तो वो क्या थी, एक प्रकार की डेड सेल थी। तो सबसे पहले सेल की खोज कहा जाए तो किसने की है, रॉबर्ट हुक ने। और सबसे पहले डेड सेल की खोज किसने की है, तो वो किसने की है, वो भी रॉबर्ट हुक ने की है। अब इसमें एमसीक्यू में दो बात फंसती हैं। तो डेड सेल की खोज इन्होंने की, तो लिविंग सेल की खोज किसने की, तो हमारी जो लिविंग सेल थी वो खोज की ल्यूवेनहॉक ने। जो हमारे ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने लिविंग सेल की खोज की पाउंड के अंदर, यानी कि तालाब के अंदर, तालाब में लिविंग सेल की उन्होंने खोज की 1674 में। इनके बाद लिविंग सेल की खोज इन्होंने की। तो अब देखो दो एमसीक्यू ऐसे बनते हैं कि सबसे पहले वो पूछेगा कि किस व्यक्ति ने सेल की खोज की। आपको ऑप्शन दे देगा कि रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक या और भी ऑप्शन दे देगा। तो आप क्या बोलेंगे, तो आपको बोलना है रॉबर्ट हुक। अब अगर ये बोले कि लिविंग सेल की किसने खोज की, तो वो ल्यूवेनहॉक ने की है। दो क्वेश्चन कैसे, एक सेल लिविंग सेल का एंड सेल। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं 1831 में, जिन्होंने सेल के अंदर भी डिस्कवरी कर दी। जैसे कि अभी एटम के बारे में आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा कि एटम था, एटम थोड़ी क्यूरियोसिटी आपने अगर दिखाई हो, तो एटम था, एटम के अंदर भी किसी ने डिस्कवरी कर दी। वैसे ही रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक व्यक्ति आए जिन्होंने सेल के अंदर भी कुछ दिखा दिया कि हाँ देखो इसके अंदर भी कुछ होता है। तो सेल के अंदर उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी कि उन्होंने 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके बाद पुरकिंजे आए। पुरकिंजो ने क्या किया, प्रोटोप्लाज्म। अभी प्रोटोप्लाज्म किस नाम की क्या चीज़ है, क्या बला है, उसको हम सेल के बारे में भी पढ़ेंगे, उस पर देखेंगे प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है। ठीक है, आगे अभी हम देखने वाले हैं सेल का पूरा सेल का थड़ खोल देंगे, देखेंगे ये सेल का ये पार्टिकल है, ये उठा के हम ये देखेंगे, ये उठा के ये देखेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये साइंटिस्ट वगैरह लोगों के नाम याद रखने हैं। सबसे पहले सेल की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। हाँ, मेरे को पता चल गया रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की है। ठीक है, इसके बाद मेरा जो लिविंग सेल की, रॉबर्ट हुक ने कैसे सेल की खोज की, डेड सेल की, मरी हुई सेल की। इसके बाद लिविंग सेल की, जीवित सेल की किसने खोज की, हमारी ल्यूवेनहॉक साहब ने। किसमें, 1674 में। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आया। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर भी खोजा, उसको उन्होंने न्यूक्लियस की खोज कर दी। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पुरकिंजे साहब आए, पुरकिंजे साहब ने प्रोटोप्लाज्मिक की खोज कर दी। अब ये क्या बोला है, प्रोटोप्लाज्मिक को हम आगे देखने वाले। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसी दौर में बढ़ते हुए। अब और व्यक्ति आ गए, ये देखो यार, आप कितने भैया नाम बता रहे हो, कितने साइंटिस्ट ने नाम बताए भाई। सेल के अंदर बहुत कुछ है सेल के अंदर। देखो सबसे पहले आए मैथ्यूस सैचिडेन। मैथ्यूस सैचिडेन ने क्या किया,
उन्होंने बोला कि जितने भी हमारे प्लांट है, अब उन्होंने प्लांट को देखकर, जो हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने, उन्होंने प्लांट को देखकर बोला था इसमें मरी सेल है। लेकिन जो हमारे ये साहब हैं, इन साहब ने बोला कि जो हमारे सारे के सारे प्लांट हैं वो सेल से मिलकर बने हैं। और थ्योडर साहब आए, सारे के सारे एनिमल हैं वो जो हमारे थ्योडर साहब आए, उन्होंने बोला कि हमारे जो सारे के सारे एनिमल वगैरह हैं वो हमारे किससे, सेल से बने हुए हैं, सेल से मिलकर बने हुए हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारे रुडोल्फ साहब आए, इन्होंने क्या बोला, जो सेल वगैरह होती है ना, ये आपस में रेप्लिकेट, मतलब कि प्री एक्साइटिंग सेल, यानी कि एक सेल से दूसरी सेल। इसलिए मैंने बोला कि एक सेल है ये है, इससे दो ये सेल बनाएंगी, एक के दो, फिर एक के दो, वो आपने देखा होगा, एक के दो, वही चीज़ है। तो एक से दो बने, फिर दो से बने चार, चार से बने आठ, आठ से 16, 17, ऐसे 16 से 32, 64 ऐसे ऐसे सेल बनते हैं। तो इन्हें रुडोल्फ साहब ने कहा था। और कब कब कहा था ये भी देखो, 1834, 1838, 1839 एंड 1855। ओके, अब समझो कि ये तो हमारे सारे जो साइंटिस्ट वगैरह थे वो आ गए। अब सेल के भी क्लासिफिकेशन कर दिए, वो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन कर दिए नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ सेल के भी कई प्रकार होते हैं सॉरी। इसके बाद आता हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग हमारे सेल के क्या कर दिए, क्लासिफिकेशन कर दिए। सबसे पहला आता है यूनिमोलिकुलर सेल एंड मल्टी मोलिकुलर सेल। सॉरी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। अब यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है, वो देखो। यूनी का मतलब होता है सिंगल। आप यूनी हो क्या, आप सिंगल हो क्या, नहीं। यूनी एंड मल्टी इज अ मैनी। मल्टी का मतलब होता है मैनी, यूनी का मतलब होता है सिंगल। किसी से पूछना हो तो भैया सिंगल हो क्या, यूनी हो क्या, यूनी हो क्या, नहीं भाई मैं ना हूँ, ऐसे। तो यूनी का मतलब क्या होता है, मेड इन सिंगल सेल। यूनी का मतलब सिंगल, जो कि सिंगल सेल यानी कि एक ही इस प्रकार के सेल से बनी हुई ऑर्गेनिज्म, दैट इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनी देखो, नाम को कैसे डिफ्रेंशिएट किया करो आप। मैंने एक नाम दे दिया, चलो फलाना ढिमका, मैंने कुछ भी नाम दे दिया आपको, तो आप उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करो कि मैं कैसे पहचानूं हाँ ये नाम है क्या है। तो सबसे पहले यूनी यानी कि वन, सिंगल। सेल्यूलर, सेल्स, सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल सेल से बने ऑर्गेनिज्म, दैट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोला मैंने, सिंगल सेल से बने ऑर्गेनिज्म, दैट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ऑल लाइफ फंक्शन हैपन इनसाइड वन सेल। एक ही सेल में सारी लाइफ का फंक्शन चलता है। एग्जाम्पल में बैक्टीरिया, अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया, ये क्या हैं, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मल्टी यानी कि मैनी, मेड ऑफ मोर देन वन सेल, यानी कि वो एक से अधिक सेल से बनी होती हैं। यूनिसेलुलर एक सेल से बनी हूँ, मल्टी सेलुलर एक से अधिक सेल से बनी हूँ। ठीक है, सेल डिवाइड वर्क अमोंग देमसेल्फ। एग्जाम्पल में प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए और हमारे जो ह्यूमंस हो गए। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन। तो इसमें एक चीज़ रिलेट करो आप, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। क्या है कि यूनिसेलुलर एक सेल से बनी है, मल्टी सेलुलर दो या दो से अधिक सेल से बनी हुई है। ठीक है, अब देखो कि अब क्या हम पढ़ने वाले हैं। अब हम डिफरेंस पता करने वाले हैं शेप ऑफ सेल, यानी कि अब कौन सा छोटा सेल होता है, कौन सा बड़ा सेल होता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहले बताओ मज़ा आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, सब समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट जरूर कर देना, लाइक को ठोक देना। ठीक है, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है, क्योंकि ऐसे ही आपको पूरी की पूरी सीरीज़ में, पूरी आपकी जो अभिध सीरीज चल रही है, इसमें आपको ये पढ़ाने वाले हैं हम एक्सप्लोरेशन को। ठीक है, ओके। तो आप सबसे पहले आपने एनसीईआरटी सभी ने ले ली होगी, अभी बहुत ही टाइम हो चुका है, अभी तक जुलाई चल रही है,
उस एनसीईआरटी सभी ने ले ली होगी, वैसे ही आप एनसीईआरटी को भी पढ़ा कीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है उसके लिए 9th की मैंने एक वीडियो ला रहा हूँ, मैं 10th की भी एक वीडियो ला रहा हूँ, उसके लिए भी पढ़ना है आपको, देखना है वो वीडियो को ज़रूर वॉच करना। एंड स्टार्ट करते हैं अपनी आगे इस दौर में। तो हम डिफरेंट पता कर रहे थे शेप ऑफ सेल, कैसा कैसा क्या चीज़, सेल कितना छोटा होता है, सेल कौन सा सेल बड़ा होता है। सबसे पहला हमारा सेल आता है स्मूथ मसल्स होती हैं, जो हमारे मसल्स वगैरह होती है, ये मसल्स, ये बॉडी मसल्स वगैरह होती हैं, इनकी जो सेल होती है ये एक सेल होती है, ठीक है। डिफरेंट शेप ऑफ डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन के हिसाब से। रेड ब्लड सेल्स, आरसीबी के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसके बाद ओव्यूम और न्यूरॉन, स्पर्म एंड फैट सेल, इतने प्रकार की कुछ हमारी 6 प्रकार की सेल हैं जिसके बारे में हमने और पढ़ेंगे आगे, और इस चीज़ को देखना है, ठीक है। अब देखते हैं इनकी, पता है ना, इनकी साइज भी दिए गए हैं। जो मस्कुलर है रेड ब्लड सेल्स है, इनकी साइज, रेड ब्लड सेल्स कुछ ऐसी होती है। हाँ, तो अब हम अपने डिफरेंट साइज ऑफ सेल के बारे में पढ़ने वाले थे। तो डिफरेंट साइज ऑफ सेल में आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि इन द वर्ल्ड के अंदर जो हमारी सबसे छोटी लिविंग सेल है वो हमारी माइक्रोप्लाज्म, जो हमारी पीपीएलओ के अंदर आती है, ठीक है। और सबसे बड़ी लिविंग सेल क्या होती है? ऑस्ट्रिच का अंडा। और माइक्रोप्लाज्म में कहाँ होती है? इनसाइड द ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट सेल। अगर ह्यूमन बॉडी के बारे में बात की जाए, तो हमने वर्ल्ड में बात कर ली, अब ह्यूमन बॉडी के अंदर बात की जाए तो ओवम, इसको हम ओव्यूम भी बोला करते हैं, अंडाशय, दैट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। और जो हमारा स्पर्म होता है, स्पर्म सेल होती है, वो हमारी स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी होती है, ठीक है। इसके बाद देखो सेल का जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, क्या क्या उसमें कंप्यूटर। अब मैं आपको प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या होता है प्रोटोप्लाज्म। तो देखो ध्यान से, अब बिल्कुल अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो, ठीक है। अब ध्यान से समझो कि कैसा स्ट्रक्चर होता है हमारी सेल का। अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं थ्योरी वाइज, अब थोड़ा 3D वे में या फिर आपको इमेज के माध्यम से आप देखो कि क्या है सेल। तो सेल में सबसे पहले हमारी न्यूक्लियस। अब आप रुको, इसको पॉज करो, कमेंट करो कि न्यूक्लियस की खोज आखिर करी किसने थी, बताओ जल्दी से कमेंट करो कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। कमेंट करो जल्दी से, किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस क्या होता है? एक दिमाग टाइप में, यानी कि पूरे सेल को चलाता है न्यूक्लियस, ठीक है। द कंट्रोल एंड सेंटर ब्रेन ऑफ द सेल का ब्रेन होता है। और इसके बाद आते हैं सेल वॉल। सेल वॉल का मतलब सीधे समझ, सेल की वॉल यानी सेल की दीवार। नाम से कभी कभी अर्थ निकाला करो। सेल वॉल, सेल की दीवार। तो रिगिड आउटर कवरिंग फाउंड आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली इन द प्लांट सेल। अब सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाती है, क्यों? ह्यूमन बॉडी में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, तो प्लांट सेल के अंदर जो हमारी होती है सेल वॉल पाई जाती है। इसके बाद आता है हमारा प्लाज्मा, या फिर हम इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये हमारी ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। देखो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों पाई जाती हैं। अब देखो कि आउटमोस्ट फ्लेक्सिबल कवरिंग ऑफ द सेल इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? अब साइटोप्लाज्म फ्लूइड कंट्रैक्ट फिलिंग इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो फ्लूइड यानी कि जो द्रव्य भरा रहता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये जो आपको द्रव्य दिख रहा है ना, ये छोटा छोटा हरा, इसको मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ तुमको। ये जो द्रव्य दिख रहा है, छोटा छोटा द्रव्य, ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। इसके बाद आता है सेल ऑर्गेनिज्म। सेल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? सेल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? लिटिल ऑर्गन्स फ्लोटिंग इनसाइड द प्लेटफॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्म या फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर सेल ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे क्या बोलते हैं, जो हमारे फंक्शन वाले वगैरह हैं, जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म हैं, वो इसमें तैरते रहते हैं हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर, इस पूरे फंक्शन में। इसमें तो आपने भैया कहीं प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात ही नहीं की, जिक्र ही नहीं किया, तो आप क्या बता रहे? देखो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? अगर मैं न्यूक्लियस यहाँ लिखे दे रहा, सॉरी, न्यूक्लियस
प्लस साइटोप्लाज्म। अगर मैं न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को ऐड कर दूं तो इसमें जो बनने वाली चीज है, इस पूरी स्पीसीज को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। यानी कि साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस जोड़ने पर जो चीज बनती है व्हाट इज अ प्रोटोप्लाज्म, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म तो क्या, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दैट इज अ प्रोटोप्लाज्म, उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, हम भैया समझ गए। अब आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद जो आपके लिए कुछ मैंने होमवर्क क्वेश्चन लगा के रखे हुए हैं। क्या कुछ मैंने आपके लिए क्या होमवर्क क्वेश्चन लगा के रखे हुए हैं। इन होमवर्क क्वेश्चन को आप करना, ऐसे ऐसे आप टिक लगाना होमवर्क क्वेश्चन पे कि हाँ मैं कर रहा हूँ कि वाई द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और नेम द smallest living cell in the world of the largest cell in the human, what are the three main features of the compound microscope। देखो मैंने आपको अभी पूरा लेक्चर पढ़ाया, ठीक है। अभी हम पूरे लेक्चर का भी एक बार में रीकैप कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ इसको आपको करना कैसे, कैसे आपको इसको सॉल्व करना सारे होमवर्क क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने अपनी सेल की शुरुआत किससे की, सेल की शुरुआत की हमने अपनी लाइफ हमारी कैसे बिगिन हुई, हमारी लाइफ कैसे बनी, कैसे कि ह्यूमन लाइफ या फिर बनी, इस पूरी लाइफ के बारे में हमने पढ़ा कैसे बनी। एक हमारा आग का गोला था सबसे पहले पृथ्वी, उसके बाद एक थर्मोफिल्स नाम का बैक्टीरिया आया, थर्मोफिल्स नाम का जीवाणु आया जो गर्म पानी में रह सकता था। थर्मोफिल्स का नाम इसलिए था क्योंकि उस गर्म पानी से प्यार था। इसके बाद हमने जो हमारे सेल के जो हमारे कैसे हम सेल को किस तरीके से हम देख पाए, यानी कि सेल कितना छोटा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि एटम और सेल बराबर होते हैं, क्या एटम ही सेल है या सेल ही एटम है, ऐसा नहीं। हमने उस चीज़ को पढ़ने के लिए हमने चार्ट देखा, चार्ट में हमने देखा कि सेल कहाँ लाई करता है एंड एटम कहाँ लाई करता है। एटम बहुत छोटा है, एटम से मिलकर सेल बना है और सेल से मिलकर एटम नहीं बना है। इसके बाद हमने सेल को देखने के लिए हम किससे अगर सेल को देखते हैं, हम देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हमने सेल को देखा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे हमने तीन मेनली हमने या फिर समझे कि अच्छी बातें जानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, क्योंकि उसका रेजोल्यूशन अच्छा होता है, उसका मैग्निफिकेशन अच्छा होता है, उसकी कॉन्ट्रैक्ट उसका अच्छा होता है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने सेल के बारे में पढ़ा कि आखिर सेल होती क्या है। सेल के बारे में हमने पढ़ा कि सेल आखिर होती क्या है। उसके बाद हमारी सेल के दो पार्ट पढ़े, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर पढ़ने के बाद हम किधर आए, उसके बाद एक मिनट, उसके बाद हमने जो डिफरेंट शेप ऑफ थे और डिफरेंट साइज थे उनके सेल के बारे में देखा। जो हमने देखो अभी ये डिफरेंट शेप ऑफ सेल है, सेल के कितने प्रकार के शेप होते हैं। ये कुछ ऐसे शेप दिए हैं कि ऐसा भी शेप होता है सेल का, हमें तो पता था अभी तक सेल गोल ही होता है, सेल ऐसा भी होता है, सेल ओवियम जैसा भी होता है, सेल न्यूरॉन जैसा भी होता है, जो माइंड में हमारे ह्यूमन माइंड में न्यूरॉन होते हैं उनके जैसा भी सेल होता है। एंड ब्लड वेसल सेल जैसे पिचकी हुई बीच में दबा हुआ एंड किनारों से फूला हुआ ब्लड आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। एंड ह्यूमन है जो हमारी जो मसल्स वगैरह होती हैं उनके बारे में तो अलग अलग शेप ऑफ सेल होते हैं। तो इसी से चलते हुए फिर हमने आगे देखा, साइज भी देखा कि हमने शेप तो देख लिया कि इस प्रकार का सेल होता है, इस प्रकार का सेल होता है इस शेप का। इसका साइज, कौन बड़ा सेल होता है, कौन छोटा सेल होता है, किस किस प्रकार के सेल होते हैं उसके बारे में देखा। तो माइटोप्लाज्म में क्या है, सबसे छोटा सेल है इन द वर्ल्ड में, और ऑस्ट्रिच का अंडा है जो वो सबसे बड़ा सेल है। इसके बाद हमने इंसानी दिमाग में देखा, इंसानी बॉडी में देखा, यानी ह्यूमन बॉडी में देखा तो ओव्यूम सबसे बड़ा सेल है, इसके बाद स्पर्म एंड छोटा सेल है, सबसे छोटा सेल स्पर्म है। इसी के चलते हुए हमने आगे देखा कि हमने अपने स्ट्रक्चर देखा पूरे हमारे सेल, आखिर हमारी सेल दिखती कैसी है। तो जो हमारी एनिमल सेल होती है वो कुछ ऐसी दिखती है। तो प्लांट्स वगैरह में हमारी जो सेल वॉल पाई जाती है, न्यूक्लियस कहाँ होता है, प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, एंड साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में एक द्रव होता है जो एक फ्लूइड होता है जो कि सेल के अंदर भरा होता है। तो इसी बातें में जानते हो हमारी लेक्चर पूरा चलता रहा। अब आगे क्या है कि आपके लिए कुछ ये होमवर्क क्वेश्चन वगैरह दिए गए हैं। होमवर्क क्वेश्चन को आपको क्या करना है, तो इन होमवर्क क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट आखिर करना कैसे है। सबसे पहले आप एक ब्लैंक पेज लीजिए, ठीक है। आप पूरे लेक्चर का नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आप लोग क्या कीजिए, एक ब्लैंक पेज लीजिए।
ब्लैंक पेज में ये क्वेश्चन लिखिए। अब क्वेश्चन लिखने के बाद आप सोचिए कि मैंने आज की क्लास में या मैंने भैया से इस क्वेश्चन के बारे में कहाँ पढ़ा था, यानी कि व्हाट इज व्हाई इज द कॉल्ड सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। हम सेल को स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, इसको मैंने कहाँ सुना था, भैया ने क्या एक्सप्लेनेशन किया था इसके लिए, क्या आपने एक्सप्लेन किया था, उस चीज़ को सोच के उसको लिखो। मानते कुछ बच्चों को इंग्लिश में लिखने में दिक्कत होती होगी, तो उस चीज़ को कुछ नहीं तो आप हिंदी में लिखो, कुछ नहीं तो हिंदी में लिखो, धीरे 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 करके आप सीख जाएंगे। तो क्या मैंने जो बोला उस चीज़ को आप लिखो उसमें, जिससे आपके माइंड में वो चीज़ बनी रहे। इसके बाद जो मैंने डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में मैंने बताया, आपको नोट्स खोल के नहीं देखने हैं। आप अभी नोट्स खोल के मत देखिए कि मैं नोट्स खोल के देखिए छाप के रख लूँ, कुछ नहीं होगा उससे। आप लोग क्या करते हैं कि मुझे नहीं बन रहा तो मैं थोड़ा सा खोल के देख लेता हूँ, हमें क्लास में समझ में आ जाता है, लेकिन हम वहाँ या जब हम खुद से करने बैठते हैं लेकिन हम नहीं समझ पाते। तो आप नोट्स को सबसे पहले सबसे दूर रख दिया करिए, सबसे दूर नोट्स को रख दिए, मैं वहाँ नोट्स को खोल के देखूँगी, डेडिकेटली तरीके से अलग बैठ जाइए कि मुझे उतने दूर मेरे नोट्स रखा है तो वहाँ से मुझे नोट्स उठाना पड़े, मैं वहाँ बैठा हूँ। तो अब आप उस क्वेश्चन को करिए। मैं क्वेश्चन फिर से लिखूँगा, मैं क्वेश्चन लिखा मैंने डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर। अच्छा भैया ने क्या बताया था इस क्लास में कि यूनिसेलुलर क्या होता है, अच्छा कैसे पहचाने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कैसे 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 आखिर पहचाने। हाँ समझ गया, मैं समझ गया, ठीक है। मैं मुझे इंग्लिश में नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी में लिख के देता हूँ, थोड़ा थोड़ा अपनी बना के भाषा लिख देता हूँ। भैया ने जैसा उसमें लिख के दिया है मैं वैसा ही लिख के दूँ, नहीं मैं थोड़ा थोड़ा अपना बना के लिख दूँ, बाद में मैं सीख जाऊँगा। ऐसी थिंकिंग रखो, अभी ऐसे सोचो कि धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद नेम द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। अब ये क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ाया तो आप सोचिए हाँ क्या हो सकता है स्मॉलेस्ट लिविंग। बायोलॉजी आप पढ़ते हैं ना, तो बायोलॉजी में आपको बहुत सारी ऐसी थिंकिंग आती है जो गलत नेगेटिव माइंडसेट की ओर ले जाती हैं, बट वो नहीं है। बायोलॉजी पढ़ते समय हमेशा सर में शुरू रहो कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भैया क्या पढ़ा रहे हैं। ये तो बहुत शर्म वाली बात है कि कॉलोनी वगैरह में आप सुनते हैं। बस ये चैप्टर क्यों रखा गया आपके पास, इसलिए रखा गया है। इस सब शर्म को दूर करो, ठीक है, इस चीज़ के बारे में जानो। और इसका वाई आर द 3 मेन फीचर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैंने आपको माइक्रोस्कोप के जो 3 मेन फीचर थे वो मतलब, अब मैं आपको एक और चीज़ देता हूँ, एक और चीज़ +1 मेन फीचर एक और लेके आओ, एक और कोई फीचर्स लेके आओ कंपाउंड का, कोई भी अपने मन से बना के लाओ, कमेंट में लिख दो, कोई भी मैं उसको देख कर ही खुशूँगा आपने इतनी साइंटिफिक थिंकिंग लाई, लेकिन वो ठीक ठाक होना चाहिए, यानी कि कुछ भी नहीं लिख दिया आपने, ठीक ठाक होना चाहिए। तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको देखूंगा, मैं समझूंगा आपकी जो साइंटिफिक थिंकिंग है वो बहुत ही बिल्टअप हो रही है, समझे। तो ऐसे ही आपका ये जो आपका आज का लेक्चर है, छोटा लेक्चर लग रहा है, बट ऐसे ही आपके आगे बड़े, मैं फर्स्ट लेक्चर है वो छोटा ही लेता हूँ क्योंकि बच्चा है, पहली बार आया है इस चैप्टर में। वैसे अभी कई लोगों के बैकलॉग पड़ गया हो, मैंने तो अभी 2 ही लेक्चर पढ़ाए हैं, उसमें भी बच्चों का बैकलॉग पड़ा होगा है। तो बैकलॉग में क्या है, बच्चा सोचता है कि बड़ा लेक्चर में मुझे बैकलॉग भी कंप्लीट करना, तो आप उस बैकलॉग को भी कंप्लीट कर सकते हैं, इसलिए मैंने पहला ही लेक्चर छोटा लिखता हूँ और फिर बड़े बड़े लेक्चर आते हैं मेरे, लगभग 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा के लगभग, ठीक है। तो अब देखो जो आपका इसका पूरा पर्टिकुलरली आपका नोट्स है, मैंने कोई रिवीजन भी लगा दिया है, उसको देख लेना। बट आप देखो कि जो आपका नोट्स है वो इस टेलीग्राम चैनल है, जो क्लास 9 का टेलीग्राम चैनल है हमारे एडुशून्य चैनल का, वो मिल जाएगा आपको इस टेलीग्राम चैनल के अंदर। और व्हाट्सअप चैनल भी है, वगैरह वगैरह जितने के चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी की सारी जो आपकी नोटिफिकेशन हैं वो सब की सब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अभी यूट्यूब पे कई जगह आएगी ये चीज़ कि अभी से इन्होंने स्टार्ट किया, ये क्या सिलेबस करा पाएंगे, भाई चिंता मत करो, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये बात गांठ बांध लो, आपका सिलेबस कहीं नहीं जा रहा है, सिलेबस आपका बहुत ही जल्द हो जाएगा, बट वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, मतलब कि उनके सिलेबस तक नहीं हो पाएगा जितना सितंबर अक्टूबर के टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बस थोड़ा टाइम लगेगा, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है, लेकिन आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। आप लेकिन क्लास को डेली पर्टिकुलरली बना रहो। बस क्लास में आप लोग क्या करते हैं कि बच्चे को होता है एक डिस्ट्रैक्शन नाम की चीज़ होती है,
कि डिस्ट्रैक्शन नाम की चीज़ में वो क्या बोलता है, मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो गया, मैं जैसे ही आपका सर लेक्चर खोला, मैंने भैया आपका जैसे ही लेक्चर खोला मेरे नीचे एक और वीडियो दिख गई, मैं उसमें चला गया। तो ये डिस्ट्रैक्शन मत पालो। इस डिस्ट्रैक्शन से क्या होगा, आपका और बैकलॉग बनते जाएगा, आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। जब आप डेडिकेटली पढ़ो तो पढ़ते रहो, ठीक है। जब आप डेडिकेटली पढ़ने बैठो, उसके बाद चाहे लेक्चर के बाद आप 15 मिनट का रेस्ट ले लो। नहीं वो आपने देखा होगा कि मैं पढ़ लूँ, थोड़ा रील चला लूँ, पढ़ लूँ फिर रील चला लूँ, पढ़ लूँ फिर रील चला लूँ, नहीं करना ऐसा, ठीक है। तो सारे के सारे आपको जो नोट्स वगैरह क्लास 9th को इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, और जो सारे के सारे आपके क्या बोलते कि नोटिफिकेशंस हैं वो व्हाट्सअप चैनल एंड इंस्टाग्राम सभी पर मिल जाते हैं, टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे। लेकिन आप सभी को ज्वाइन करके रख लीजिए। और अभी मैं हमारी वेबसाइट भी बन रही है, उस वेबसाइट के लिए मैं QR भी लगा दूंगा, और वेबसाइट की लिंक ऑलरेडी जुड़ चुकी है। उस पर आप वेबसाइट पर लॉगिन कर लें, या फिर वेबसाइट पे आप लॉगिन कर लें, ठीक है। और ऐसे ही चलते हुए क्लास को, आज हमारी फर्स्ट क्लास थी, ऐसे ही हम आपकी पूरी सेल और पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ाएंगे, ठीक है। एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।